इम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे ना ठीक से हुआ नहीं था। सब लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट पढ़ रखा है क्या? यस यस सर। कोई ऐसा है क्या जिसने एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा। सर मैंने भी नहीं यस सर, मैंने भी नहीं पढ़ा। 5-7 लोग हैं। मैंने भी नहीं। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना? वो जब आपने लेट ज्वाइन करा होगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल गई थी। यस सर। यस सर, मिली तो थी, लेकिन जब उस पर क्लिक करा तब तक रिकॉर्डिंग जा चुकी थी। आप मेरे को, जिसने भी एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, फिर से मेरे को एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके सर। ठीक है, तो मैं आज आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसके आगे से यस सर। पढ़ाते यस हैं। सर। ठीक है ना? राइट। तो अब अपन नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे, बिकॉज अपन ने अब मोल निकालना, मोल को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालना, ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब अपन बेसिकली रिएक्शन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन एनालिसिस को अपन बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस। स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक। तो पहला होता है ग्रेविमेट्रिक, दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक। ओवरऑल एनालिसिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है, बट फिर अगर अपन को डिफरेंशिएट करना हो तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डिफरेंस होता है मोस्टली उनके नाम में जो है वो। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में अपन, उसके वर्ड में आ रहा है ग्रेविटी। तो बेसिकली अपन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में सब्सटेंस के मास को यूज करके एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो मेजरमेंट किए जाते हैं वो वेट के किए जाते हैं। वेट होता है ना mg, तो क्योंकि वेट mg होता है और उसमें ग्रेविटी लगती है, तो इसलिए इस एनालिसिस को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोल दिया। ठीक है। दूसरा जो एनालिसिस है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो मेजरमेंट है वो वॉल्यूम की जाती है। नाम का लॉजिक है, अगर अपन वेट का एनालिसिस करते हैं तो ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वेट एंड वॉल्यूम एक एक करके अपन इसको स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सपोज अपने पास, let's start with gravimetric analysis. इसको अपन देखो, एक बार समझो कि सपोज अपने पास एक प्लेट है ना, पेट्री डिश इसको अपन बोलते हैं। इसमें कुछ सामान है एक्स। इस सामान को अपन ने नीचे बर्नर लगा के हीट करा, है ना। ये एक्स सॉलिड है, की स्टेट सॉलिड है। तो जब अपन ने इसको हीट करा तो हीट करने से अपन ने 2 ऑब्जर्वेशन करी कि हीट करने से इससे एक जेड गैस बाहर आ रही है, और ये जो चीज है हीट करने के बाद कन्वर्ट हो गई है टू अ डिफरेंट सॉलिड वाई। ठीक है।
तो अपन ने एक सॉलिड को लिया, प्लेट में रखा और उसको हीट करा तो देखा कि अच्छा ये जो एक्स है ये वाई में कन्वर्ट हो गया, और जब ये कन्वर्ट हुआ तो इससे एक जेड गैस निकली। तो ये एक प्रोसेस हो रही है। इस प्रोसेस को अगर मैं केमिकल रिएक्शन की तरह दिखाऊं, जो हो रहा है इसको केमिकल रिएक्शन की तरह अगर अपन दिखाएं तो समथिंग लाइक एक्स सॉलिड रिएक्ट और ऑन हीटिंग, डेल्टा इज सिंबल ऑफ हीटिंग, दिस इज हीटिंग। एक्स सॉलिड को हीट किया, इससे क्या बना, वाई सॉलिड बना, और साथ में और क्या बना, तो जेड गैस बनी। तो बेसिकली इस प्रोसेस की ये केमिकल रिएक्शन है। उस प्रोसेस को हमने केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अभी तो मैं एक्स वाई जेड यूज कर रहा हूँ, फिर एक्चुअल अपन कंपाउंड्स भी यूज करेंगे। तो एक्स सॉलिड्स ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाई सॉलिड प्लस जेड गैस। अब इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कैसे होता है, तो सिंपल सी चीज पूछता हूँ, आंसर करना। सपोज मेरे पास एक्स जो है वो 10 ग्राम है, एक्स का मास, एक्स का वेट 10 ग्राम था। हीटिंग करा, हीटिंग करने पे एक्स पूरा गायब हो गया, तो वाई बना। अगर वो 8 ग्राम है, 8 ग्राम से, तो जेड कितने ग्राम होगा, 2 ग्राम। 2 ग्राम। ये 10 है, ये खत्म होके ये 8 बना, तो ये कितना होगा, 2 ग्राम। ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। अब ये तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस नहीं, कॉमन सेंस है कि भाई 10 ग्राम सामान था, अगर उसमें से एक चीज बन के 8 ग्राम हो गई तो दूसरी चीज 2 ग्राम होगी, 10 ग्राम यहाँ 10 ग्राम यहाँ। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। मास पहले 10 ग्राम था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद सारी चीजों का मिला के मास तो 10 ग्राम ही रहेगा। अब वो एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, एक चीज टूट के 2 चीज हो सकती है, पर टोटल मास तो 10 ग्राम ही रहेगा। तो दिस इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगर हमको एक सामान का मास 10 ग्राम दिया और अपन को 2 में से एक सामान का मास 8 दिया, तो दूसरा 2 ग्राम होगा, सिंपल। पर सपोज मैं बोलूं इन अ डिफरेंट केस, सेम रिएक्शन एक्स सॉलिड फॉर्म्स वाई सॉलिड प्लस जेड गैस, और अगर एक्स 5 ग्राम है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगाना है ना, रेशियो में नहीं बताना, बस एब्सोल्यूट आंसर करना है। या चलो लेट्स से एक डिफरेंट केस है, एक ए सॉलिड है, उसको हीट करा तो एक बी सॉलिड बना और सी गैस बनी, ठीक है। तो अब अगर ये ए सॉलिड 5 ग्राम है, तो अपन ये बता सकते हैं क्या कि बी और सी दोनों मिला के तो 5 होंगे, दैट इज ग्रेविमेट्रिक। बट बी और सी अलग अलग कितने होंगे ये बता सकते हैं क्या? यस सर, बता सकते हैं। यस सर। बताओ। सर नहीं बता सकते। सर बता सकते सर हैं। सी होगा बी माइनस से और बी होगा सी माइनस से। हाँ और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 0। सर 1 मिनट सर, मैं बताऊं। सर ये बी जो तो सॉलिड, बेवकूफ बना रहे हो खुद को या मुझे? सर मुझे ये तो बी, बना नहीं पाओगे। सर 1 मिनट सर ये बी जो सॉलिड निकला है, हम इसका वेट ले लेंगे। नहीं पता ना, मैं दोनों ही चीजें पूछ रहा हूँ। एक का नहीं। वेट बता दूंगा तो कोई भी बता देगा। नहीं सर, हम नाप सकते हैं ना इसका अरे वेट। नाप सकते तो नाप, बे यार ये तो क्या बात थी, तो बोल देना कि सर नाप लो, पता करना है ना, नाप लो सर, तो नाप नहीं, लूंगा मैं। यहाँ बैठे बैठे तो नहीं, पर हाँ बता सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो यहाँ बैठे बैठे बताओ, ये देख के, बस जितना बोल दिया उतना देख के, जितना जो दिख रहा है ना कि ये 5 ग्राम है, ये लिखिए, रिएक्शन लिखिए, बताओ बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। नो सर। तो ठीक है, मे बी नॉट फॉर ABC, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअल रिएक्शन। Mg, इसी तरह की रिएक्शन ले लेता हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 सॉलिड ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है और CO2 गैस बनती है। अब अगर MgCO3 10 ग्राम है, अगर MgCO3 10 ग्राम है तो MgO कितना और CO2 कितना, ये बता सकते हैं क्या? हाँ सर, यस सर, यस सर। बता सकते हैं। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे ABC लिखा था, तो मैं A और B और C क्या वो नहीं पता था, ठीक है, वो तो बात समझ में आई।
MgCO3 अगर 10 ग्राम है तो MgO कितना, CO2 कितना, कैसे बताओगे, क्या करोगे? सर वही मोल वाला सिस्टम। टोटल मोल हाँ सर, यस, मोल्स। तो उसी एनालिसिस को अपन बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। समझना बात को कि अगर एक चीज 10 ग्राम है और एक चीज 8 है तो दूसरी 2 होगी, कोई एनालिसिस थोड़ी है, कॉमन सेंस है ये तो कॉमन सेंस है ना कि मास जो है कंजर्व रहता है, एक चीज से दूसरी चीज में बदलता है पर टोटल तो सेम रहता है। एक्चुअल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है कि अगर अपन को एक रिएक्शन दी, उसमें एक रिएक्टेंट है, उसका अमाउंट लेके इन ग्राम्स, यानी उसका वेट से अपन बाकी उसके प्रोडक्ट्स का वेट निकालें, दैट इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक, ये कैसे करा जाता है तो अपन ये कर पाएंगे, है ना। और थ्योरेटिकली बोले तो ये भी कर सकते हो। ए सॉलिड दिया ना भाई, ए तो मैंने लिखा था, दैट इज सम कंपाउंड, उससे कंपाउंड बन रहा है, दूसरा सॉरी कंपाउंड बन रहा है। वी कैन डू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से जो आइडेंटिफाई करना है वो कैसे करेंगे। अब वो कैसे, तो उसके लिए ना कुछ स्टेप्स लिख लो, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं वो लिख लो। यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। फर्स्ट, पहला स्टेप है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखते जाना। पहला स्टेप, स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में पहला स्टेप है राइट अ केमिकल रिएक्शन। पहला स्टेप है राइट अ केमिकल रिएक्शन। नाउ पहला स्टेप लिखना भी क्यों जरूरी है? इट इज ऑब्वियस, हाँ केमिकल रिएक्शन एनालाइज करना तो लिखना तो पड़ेगी। इट इज लाइक जैसे मैं बोलूं कि एक्स सॉलिड ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाई एंड जेड, तो इसको इस तरह से केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लाना है पहले। इसलिए पहला स्टेप कि जो भी चीज तुमको वर्ड्स में बोली कि हो रही है उसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, ठीक है। राइट अ केमिकल रिएक्शन। स्टेप टू, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन by adding, step 2, balance the chemical reaction by adding suitable stoichiometric coefficient. Step 2, balance the chemical reaction by adding suitable stoichiometric coefficient. अपन को रिएक्शन के लेफ्ट और राइट साइड एटम्स का नंबर सेम करना है। उसके लिए अपन को आगे रिएक्शन के कंपोनेंट्स में आगे कोफिशिएंट्स लगाने हैं सुटेबल, ताकि वो नंबर बराबर हो जाए, जो अपन ने बचपन में 9th-10th में फेटेन ट्रायल मेथड से करना सीखा है, ठीक है। बिल्कुल सेम केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग फिर से करना होगी और उसमें वही मेथड अपन लगाएंगे। किसी पर्टिकुलर केस में कोई स्टैंडर्ड स्टेप हुआ तो वो मैं बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे करो बैलेंस हो जाती है, बट इन जनरल इट इज मोर और लेस हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो अपन ने पहले स्टेप में क्या करा, रिएक्शन लिखी, दूसरे स्टेप में उसको बैलेंस कर दिया। कहने का मतलब है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में रिएक्शन का बैलेंस्ड होना इज कंपल्सरी। बैलेंस रिएक्शन ही एनालिसिस का ही एनालिसिस होता है, ठीक बात है ना। स्टेप थ्री is basically most important. Step 3 is analyze the amount. Step 3 लिखो, analyze the amount के ब्रैकेट में तो बेसिकली अमाउंट के ब्रैकेट में अपन क्या लिख रहे हैं, वो यूनिट्स जिसमें अपन अमाउंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज द अमाउंट, ब्रैकेट में लिखो मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉमा लगा के मोल्स, कॉमा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉमा वॉल्यूम ऑफ गैस। एनालाइज द अमाउंट, ब्रैकेट में इन लगा सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज सीधा मोल्स, कॉमा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कॉमा वॉल्यूम ऑफ गैस, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, एनालाइज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एनालाइज द अमाउंट, ब्रैकेट लिख लेना पूरा, फिर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूजिंग देयर stoichiometric coefficient, using their stoichiometric coefficient. सर रिपीट कर दीजिए स्टेप 4 फिर से बोलना सर। स्टेप 4 तो बोला ही नहीं है, फिर से क्या बोलूं। स्टेप 3 है एनालाइज द अमाउंट ब्रैकेट इन मोल कॉमा नंबर ऑफ पार्टिकल कॉमा वॉल्यूम ऑफ गैस ब्रैकेट क्लोज ऑफ रिएक्टेंट and products of reactants and products using their stoichiometric coefficient. Analyze the amount of reactant and product using their stoichiometric coefficient. Amount के बाद ब्रैकेट में moles, number of particle and volume of gas. स्टेप 3 में क्या बोला है? स्टेप 3 में बोला है कि आपने एक बार रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस कर लिया, तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनको अमाउंट को एनालाइज करना है। अमाउंट क्या क्या हो सकता है, तो या तो सारी चीजों के मोल्स एनालिसिस करेंगे, या सारी चीजों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एनालिसिस करेंगे, या अगर सब चीजें गैसेज हैं तो गैसेज के वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे करना है एनालिसिस, यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये मैं तुम्हें करके दिखाऊं। ठीक है, स्टेप 4 लिख लो, ये ऑप्शनल होता है, तो लिख लो स्टेप 4। इफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, if gases are produced in the reaction, volume of 1 mole of gas at STP, volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 liters. If gases are produced in the reaction, volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 liters. ठीक है, अब देखो अपन एक बार के लिए, हाँ बोलो। At STP is last 22.4 लीटर, वही सेम चीज 22.4 लीटर नहीं होता था वॉल्यूम गैस का, वही। लेट्स से अपन को एक क्वेश्चन में या एक स्टेटमेंट दिया है, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, बोला मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 ऑन हीटिंग gives out MgO and CO2। तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि MgCO3 को हीट करते हैं तो MgO और CO2 बनती है। MgO सॉलिड होता है, CO2 गैस होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन लिखो। रिएक्शन में स्टेट्स भी ध्यान से लिखना है। MgCO3 सॉलिड, MgO सॉलिड, CO2 गैस। स्टेप 1 रिएक्शन लिखो। स्टेप 2 इसको बैलेंस करो, चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या। बहुत बार अपने आप बैलेंस है सर। हाँ सर बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है सर। बैलेंस्ड है। Mg कार्बन ऑक्सीजन का नंबर लेफ्ट और राइट साइड चेक करो। 1 1 कार्बन ये 1 और ये 1, ऑक्सीजन ये 3, 1 और 2 3। तो रिएक्शन बैलेंस है। फिर स्टेप 3 क्या है कि इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को एनालाइज करना है यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर MgCO3, Mg और CO2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो वैसे तो कुछ लिखा नहीं है, जब लिखा नहीं होता तो इट इज 1 है ना। 0 नहीं लेना, किसी को लगता है कि अच्छा कुछ लिखा नहीं है तो 0 होगा, कुछ नहीं मतलब तो 0 होता है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा, दैट मींस इट इज 1, राइट। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट 1 आ गया। अब एनालिसिस में देखो क्या होगा, उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज द अमाउंट। अब जो अमाउंट है उसका एनालिसिस करना है कि ये कितना, ये कितना, ये कितना, पर जो अमाउंट की यूनिट है
वो क्या क्या हो सकती है? अमाउंट किस किस यूनिट में ले सकते हो? मोल Sir, moles, number of particles, Moles of particle, volume of gas. volume of Moles, gas. number of particle and volume of gas. Mostly we do that in moles या वॉल्यूम. नंबर ऑफ पार्टिकल में एक्सेस तो कोई करता नहीं, पर करा जा सकता है. मोल्स में एनालिसिस कैसे करना है? तो अब अगर मैं तुमसे सपोज इसी रिएक्शन में एक छोटी सी चीज पूछूं कि मेरे पास अगर 84 ग्राम MgCO3 है, 10 ग्राम बोला था मैंने शुरू में, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 84 ग्राम MgCO3 है, तो कितना MgO बनेगा? तो अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एनालिसिस करना है MgCO3 और MgO के अमाउंट का, पर एनालिसिस करना किस में है? मोल्स में. तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि MgCO3 का अगर मुझे कोई अमाउंट दिया, किसी भी फॉर्म में दिया हो, मोल, मास, वॉल्यूम, पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी, हम हमेशा एनालिसिस करते में इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके मोल. हमेशा. अनलेस मैं अगर तुमको गैस वाला एनालिसिस नहीं बता रहा हूं, हमेशा MgCO3 के नीचे क्या आएंगे? उसके मोल्स आएंगे. तो जैसे मैंने बोला कि आई हैव वेट ऑफ MgCO3 कितना? 84 ग्राम. तो मोल्स ऑफ MgCO3 क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूलर मास 1 mole. 1 mole. 1 मोल हो जाएंगे. तो हमेशा नीचे अपन क्या लिखेंगे? मोल. कभी भी नीचे इसके मास लिखना ही नहीं है. लिखोगे नहीं तो गलती ही नहीं होगी. हमेशा MgCO3 के नीचे, रिएक्टेंट के नीचे, प्रोडक्ट के नीचे अगर अमाउंट लिख रहे हो तो किस में होना चाहिए? मोल्स में. राइट. ये MgCO3 के मोल्स हो गए, है ना. अब अपने को लास्ट स्टेप में इसका करना था एनालिसिस. तो एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज कि इस एरो के लेफ्ट में जो भी चीज है वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं जो लेफ्ट में होता है एरो के? रिएक्टेंट. राइट में होते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, ठीक है. तो एनालिसिस होता है कि रिएक्टेंट के मोल्स इस रेशो में कंज्यूम होंगे. नाउ दैट इज कोएफिशिएंट. यहाँ पे MgCO3 का कोएफिशिएंट क्या है? 1. तो MgCO3 के इतने मोल से MgO के इतने मोल बनेंगे और CO2 के भी इतने मोल बनेंगे. ये जो सारी चीज है ये इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो में होगी. जो भी इसके आगे लिखा है, इतने मोल्स अगर है अपने पास, तो इतने मोल MgCO3, इतने मोल MgO और इतने मोल CO2 बनाएगा. तो वो अभी सारे केसेस में क्या है? 1 है. कहने का मतलब क्या है? अगर 1 मोल MgCO3 यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि 1 मोल था पूरा का पूरा गया, तो 1 मोल MgCO3 से कितना MgO बनेगा? कितना MgO बनेगा? 1 मोल. तो कितना CO2? 1. अब इसमें ऐसे नहीं सोचना अच्छा ये 1 से 2 हो गए, तो वो मोल्स हैं. हो सकता है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये 1 ग्राम सामान था और उससे 1 ग्राम MgO 1 ग्राम CO2 बना. ये एनालिसिस हमेशा किस में है? मोल्स में. तभी ऐसा हो रहा है कि 1 ही मोल MgCO3 था और उससे 1 मोल MgO और 1 मोल CO2 दोनों बन रहे हैं. बात समझ आ रही है? यस सर. अभी तक इतनी देर में मैंने आराम आराम से तुम्हें बस इतना बोला है कि जितने मोल रिएक्टेंट के कंज्यूम होंगे उसके कोएफिशिएंट में देखो, उतने मोल MgCO3 या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट बराबर मोल्स बन जाएंगे. ये एक रेशो है. अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हर बार अपन को MgCO3 का मोल 1 ही दिया हो. कोएफिशिएंट तो उसका 1 है, पर मोल्स तो कितने भी हो सकते हैं. तो इट इज इन द रेशो. ये रेशो में होता है. कैसे? हमने बोला 1 मोल MgCO3 से 1 मोल MgO और 1 मोल CO2 बनेगा. अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में MgCO3 के मोल 1 के बराबर बजाय 2 हो गए, तो अगर MgCO3 के 2 मोल है तो उससे MgO कितना बनेगा? 2 मोल से 2 और CO2 भी 2 मोल. MgCO3 रेशियो 1 हो जाएगा. 1. हाँ, तो रेशो ये रहेगा 1:1:1. अगर MgCO3 के अपने पास 10 मोल है तो MgO कितना बनेगा?
10. 10 mole. सर 10 CO2 10 भी So 10 CO2 भी मोल है ना। 10. 10 आएगा सर 10 बेसिकली आइडिया इज कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में बनते हैं। अब सबसे कॉमन जो मिस्टेक है इसमें जो होती है वो ये कि अच्छा MgCO3 84 ग्राम, अच्छा कोएफिशिएंट 1 1 1, 84 ग्राम MgCO3 से 84 ग्राम Mg और 84 ग्राम CO2 खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना, तो नहीं करना। ये बात समझ आ रही है। हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्शन में एनालिसिस करते टाइम किसमें लोगे, मोल में। मोल में सर मोल्स में अब ठीक है, समझ आ गया कि अच्छा MgCO3 को मोल में लेके ही निकालना था, कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे। पर किसी ने पूछा बताओ MgO कितना बना, तो यहाँ दिख रहा है MgO कितना बना है, यस सर 40 ग्राम। 40 एक ग्राम। मोल। सर 40 ग्राम एक मोल। 40 ग्राम। सर अगर हमसे सर, मास 40 पूछा ग्राम। जाए, हाँ, तो ये अपना मास आ जाएगा 1 इंटू इसका मोलर मास 40, इट मीन दिस इज 40 ग्राम। 1 इंटू इसका मोलर मास 44, यानी कि 44 ग्राम। तो बेसिकली अपन हमेशा क्या कर सकते हैं, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके गिवन मास या बनने वाला मास निकाल सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनालिसिस किस में करना है, मोल्स में। मोल्स में। मोल्स में। बात समझ आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो बेसिकली Yes. आप फिक्स अपने स्टेप हो गए, है ना, फिक्स से स्टेप हो गए कि तुम्हें किसी भी चीज का अमाउंट दिया हो किसी भी यूनिट में, फटाफट उसके मोल निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिसके भी चीज से अमाउंट पूछा उसके मोल आएंगे, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछ लेता कि बताओ CO2 का वॉल्यूम कितना बना होगा, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई 22.4 से मल्टीप्लाई। एक मोल CO2 बनी है ना, ये तो मोल है, ये मोल है ना, तो ये एक मोल CO2 का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। समझ आया? तो एकदम बहुत एकदम सिंपल बेसिक सा एनालिसिस करा अपन ने, राइट। और एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस यूज करते हैं। KClO3 solid on heating forms KCl solid and O2 gas। अब यहाँ पे जो MgCO3 था वो तो एक कार्बोनेट था, उसको हीट करा ऑक्साइड बना और CO2 गैस बनी। इस बार मैंने नई चीज ले ली KClO3, उसको हीट करने से KCl और O2 बन रहा है। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि KClO3 को हीट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बनती है और MgCO3 को हीट करते हैं तो उसमें CO2 बनती है। तो जैसे जैसे अपन चैप्टर में नई नई रिएक्शन पढ़ेंगे आप उनको याद करो, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आएंगी उनको याद करते जाओ, आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा। सर वो कार्बोनेट है इसलिए CO2 बन रहा है, और ये सारे कार्बोनेट से, दुनिया के सारे कार्बोनेट से CO2 बनता है क्या? सर 10th में तो बनता था। हाँ, तो अब 10th से अपन 11th में आ गए, अब कुछ में नहीं बनेगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को भी पता है कि याद करना अपने आप में बहुत बड़ा पेन होता है कि यार क्या याद करेंगे, आप लॉजिक से क्यों नहीं बताते। तो हर चीज का लॉजिक नहीं होता, है ना, हर चीज का नहीं होता लॉजिक, भाई क्या करें बताओ। सो जितना ज्यादा तुम अपना डेटाबेस बढ़ा लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो रिएक्शन है वो दी भी होती है, तो अब दे रखी है तो फिर तो सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। और नहीं दे रखी हो तो अपन को रिएक्शन याद भी होनी चाहिए। सारी दुनिया की रिएक्शन याद करना नहीं करना, पर तुम्हारे क्वेश्चंस में या तुम्हारी क्लास में जो यूज हो रही है कम से कम वो कर लो, उसका तो अपन कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी। सो ये KClO3 से KClO2 बना, ये अपन ने रिएक्शन लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेज की अपन को इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। करो बैलेंस। तो बैलेंसिंग में इफ यू चेक, K और Cl तो बैलेंस्ड है, O जो है वो बैलेंस नहीं है ना। 3/2। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर 3 के से कर दो, 2 इसको कर दो 3 से, तो ये अपने ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब K और Cl दो हो गए तो इसको कर दो 2।
हिट एंड ट्रायल है, कोई स्टेप नहीं है, कुछ स्टेप्स नहीं बताया मैंने, हिट एंड ट्रायल। पहले ऑक्सीजन बराबर कर दिया, फिर KCl बराबर, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब एनालिसिस करो। तो एनालिसिस में जो स्टैंडर्ड एनालिसिस है वो क्या होगा कि अगर अपने पास 2 मोल KClO3 हैं, इससे रिएक्शन होने पर 2 मोल KCl बनेगा और 3 मोल O2 बनेगी। ठीक बात है, ये तो स्टैंडर्ड एनालिसिस है, ये तो होगा। पर जरूरी है क्या कि KClO3 के मोल 2 हो? KClO3 एक चीज है, 2, 10, 20, 50, 15 मोल कितनी भी हो सकती है, 2 ग्राम भी हो सकता है। तो इस रेशो में करना है। अब देखो 2 मोल से 2 मोल बनते हैं, 10 मोल से KCl के मोल कितने बनेंगे? 10 सर 20। देखो 10 से 2 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 1 मोल, 10 मोल से 10 मोल। बात समझ आ रही है? यस सर। जो रेशो है वो सेम रहेगा। अब ऐसा ही शुरू में ये चीज ऑब्वियस नहीं होती, तो देखो इसमें अपन करते क्या है, इसमें अपन लगाते हैं यूनिटरी मेथड। देखो तुम्हें ऐसा नहीं है ना कि एक रिएक्शन में 50 कंपाउंड दे रखे हैं, 25 रिएक्टेंट, 25 प्रोडक्ट और स्टोइकियोमेट्री लगाना है। मैक्स टू मैक्स 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे, 2 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ऐसा इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे ना। तो अपन सिंपल लॉजिक लगाते हैं, हमको जिस भी चीज का अमाउंट दिया है, अभी मैं तुम्हें रिएक्टेंट का अमाउंट दे रहा हूं, तो अपन ये निकालेंगे कि हमें जिस भी चीज का अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो जो भी चीज दी है अगर वो 1 मोल होती तो प्रोडक्ट कितना बनता। तो देखो 2 मोल, एक बार एनालिसिस लिखता हूं, KClO3 से 2 मोल KCl बनते हैं, ये तो अपन ने कोफिशिएंट से निकाल लिया। तो बताओ 1 मोल KClO3 से कितना KCl बनेगा, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन क्या और बनेगा कितना? सर 1 2/2। सर 1 सर 1 आएगा 1 आएगा। बेसिकली देखो क्या है, अपन इसको 1 करने के लिए ऐसे सोचो कि इस 2 को तुम नीचे ले गए, यहाँ 2 नीचे गया तो 2/2 क्या हो गया, 1 गया। अब देखो 1 मोल से तुम्हें पता चल गया ना KCl कितना बनता है, तो जितने भी मोल लोगे उतने मोल, यहाँ पर जितने भी मोल लोगे उसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने बोला, बताओ 5 मोल KClO3 से कितना KCl बनेगा, तो 5 मोल है ना। X मोल KClO3 से कितना बनेगा, X मोल है ना। यही एनालिसिस अपन फिर से करेंगे एक बार ऑक्सीजन पे। तो 2 मोल KClO3, 2/3, 3 मोल O2, 1 मोल KClO3 से कितना O2, 3/2 2/2। समझ में आ रहा है? 2 नीचे जाएगा, 3/2 है ना, 3/2 मोल O2। और लेट्स से 5 मोल KClO3 से, तो 3/2 15/2 3/2 into 5 मोल्स ऑफ O2। देखो 5 मोल KClO3 होता तो 3/2 into 5 15/2 7.5 मोल O2 बन जाती। मतलब अपन को समझ आ गया कि अपन को एक चीज का अमाउंट चाहिए, मोल चाहिए, बाकी के निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो। मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों गया उसको? ये 5, ये भी 5, ये 10, ये भी 10। जो हाँ, मल्टीप्लाई यहाँ करोगे वो यहाँ करोगे। यूनिटरी मेथड में होता है कि अपन ने रेशो लिखा है, उस रेशो को दोनों साइड जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तुम्हारी मर्जी, करते रहो। मुझे यहाँ 5 चाहिए था तो मैंने दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए था, मैंने दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दिया। ये इसका आइडिया होता है, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस और यूनिटरी मेथड को अपन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो फिर इसमें देखो इतना ही है। अब रिएक्शन अगर नहीं आएगी तो कोफिशिएंट बदल जाएंगे, बट ओवरऑल काम तो यही हो रहा होगा ना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और कि भाई रिएक्शन वाइज कैसा, तो देखो अगर मैं MgCO3 को, अगर मैं MgCO3 को हीट कर रहा हूं तो MgCO2 बना। मैं अगर CaCO3 को हीट करूंगा तो Ca और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3 को हीट करूंगा तो SRO और CO2 बनेगा। तो MgCO3 से MgO, CaCO3 से CaO, Na2CO3 से हीट करके, Na2CO3 से हीट करके Na2O plus CO2 सर Na2O CO2 Na2O plus CO2 Na2Na Like N2O plus carbon dioxide. मैंने उसका आंसर लिख दिया, अब तो शांत हो जाओ, कुछ नहीं बनता। Na2CO3 को हीट करने पर कुछ नहीं होता। Na2CO3 को हीट करोगे, वॉशिंग पाउडर बोलते हैं इसको अपन, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं विद इन मतलब 1000 डिग्री से ऊपर नहीं करना, फिर तो हर चीज टूट जाती है। पर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे जिस पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे, तब तक तो Na2CO3 को हीट करने से कुछ नहीं होता ना। डिफरेंस कहाँ आता है? तो डिफरेंस इन जनरल तो अपन जो लॉजिक पढ़ेंगे वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि ये जो चीज है Na2CO3, इस कार्बोनेट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट थोड़े कम स्टेबल होते हैं, तो हीट करते हैं टूटते हैं, ये नहीं टूटते हैं। अब इसमें अपन इन जनरल डिफरेंस कैसे बताते हैं? तो अपन बोलेंगे कि कभी भी अपन Mg कैल्शियम या इसके ग्रुप के किसी भी कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड ऑफ CO2 बनती है। बट ये Na जो है, इस ग्रुप के कार्बोनेट्स में ऐसा नहीं होता। सोडियम का जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में? सोडियम किस कॉलम में होता है वो? फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप। तो जब अपन फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स को, ध्यान से देखना, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो हीट होने पर ब्रेक नहीं होता। इसको आप एक नोट की तरह लिख लो, नोट की तरह लिख लो, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर स्टेबल टू हीटिंग। कार्बोनेट्स of group 1 elements are stable to heating. That means they will not break up on heating. आपकी आवाज कट रही है। Carbonates of group 1 element, carbonates of group 1 elements are stable to heating. Carbonates of group 1 elements are stable to हीटिंग। K2CO3 भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर स्टेबल टू हीटिंग, दैट मीन्स कि वो हीट करने पर नहीं टूटेंगे। तो समथिंग लाइक दिस। अच्छा, मैंने Na2CO3 को हीट करा, कुछ नहीं हुआ। व्हाट इफ वी हीट NaHCO3? बेकिंग सोडा, CO3 Na plus HCO3 पर NaOH plus CO2 NaOH plus CO2, हाँ कुछ भी ऐसे मिला जुला के बना दो अपने। सर Na2CO3 आएगा एक बाय प्रोडक्ट तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर जल, यानी कि पानी, H2O। तो ये Na2CO3 जो था वॉशिंग सोडा, उसको हीट करा, कुछ नहीं हुआ। और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट करा तो टूटा। ध्यान से समझना है कि जो अपन ने नोट लिखा है दैट इज फॉर कार्बोनेट्स ओनली। बाइकार्बोनेट पे, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे नहीं लगाना कि अच्छा सी दिख जाए बस और हम उसको नहीं तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये वही चीज है कि याद रखने वाली चीज है कि अच्छा बाइकार्बोनेट टूट जाते हैं, कार्बोनेट नहीं टूटते हैं। इनफैक्ट बाइकार्बोनेट टूट के कार्बोनेट बनाते हैं। NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये टूटेगा, क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस और H2O लिक्विड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो इसको, लास्ट वाली रिएक्शन को। 2 NaHCO3। देखो, जब अपन को इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है ना,
तो जनरल टिप दे रहा हूँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कभी कभी ये काम नहीं भी करती, इसलिए तो अपन हमेशा क्या ट्राई करो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है ना पहले उसको बैलेंस करो। ये जनरल टिप है। टिप का मतलब क्या है कि लगा के देख लेना, लग जाए तो बढ़िया, नहीं लगे तो कुछ और करेंगे, ऐसा है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, बाकी जो एलिमेंट हैं अगर कुछ है तो उसको बैलेंस करो, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऐसे। तो अपन इस Na को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे और इसको 2 लगा देंगे तो कुछ नहीं करना, बैलेंस हो गई है, ठीक है। एनीवेज दिस वाज बैलेंसिंग, तो ठीक है अपनी जगह। पर ये जो बाइकार्बोनेट था, ये हीट करके क्या बनाता है, कार्बोनेट, CO2 और H2O। ये सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। इनको हीट करने पर क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया। कोई बता सकता है क्या कि इनको हीटिंग से डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे ऑन हीटिंग? बाय दी स्मेल सर कौन सी सर CO2 गैस सर रिलीज हो रही है सर, तो सर CO2 तो भाई पॉप साउंड से बंद करेगी सर CO2 गैस। Select the line. सर वो तो हाइड्रोजन होती है। तो वो CO2 हाइड्रोजन होती है सर, जब CO2 वाटर में पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 को पास करेंगे। सर कार्बन डाइऑक्साइड सर मिल्की सब्सटेंस बनेगा सर। सर मिल्की सब्सटेंस बनेगा। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये CO2 गैस मिल्की में कन्वर्ट कर देगी, और इसमें कुछ बना ही नहीं है तो वो जो लाइम वाटर है वो लाइम वाटर ही रहेगा। बेटा अथर्व, Na2CO3 कड़वा होता है ना, तुम टेस्ट मत करना। तुमने सुना है ना किसी से कड़वा होता है, तुम टेस्ट मत करना। यस सर। इससे खा के देख लेते, क्या करना है, खा के देख लो, पता चल जाएगा। वॉशिंग सोडा तो सर नहीं कड़वा करना। होता ही है सर। हाँ तो तुम टेस्ट मत करना, बस मेरी बात मान लो, नहीं करना। इतना तो मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा ना, तुम मत करो। तुम बोल रहे हम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं, है ना। पर तुम टेस्ट मत करना सर। पता चला कि कैसे टेस्ट, कैसे बताएंगे, चख के देख लो, है ना। चीनी नमक कैसे बताते, चख के देखते हैं, इनमें कैसे बताने, चख के देख लो, ऐसे थोड़ी करते हैं यार। हाँ बोलो सर कॉमन नेम कैसा है, Na2CO3 और NaCO3? वॉशिंग सोडा, सर सोडा वॉशिंग ऐश। सोडा, बेकिंग सोडा। सर सोडा ऐश किसको बोलते हैं सर? सोडा ऐश यही। ना देखो, याद ऐसे भी रख सकते हो, ये बेकिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा किस काम आता है? सर किचन में ढोकले बनाने, मास्टर कुकिंग के लिए काम में लौकी बनाने के लिए। कोई भी ऐसी चीज जिसको बेक करना है, ऑब्वियसली नाम में बेकिंग सोडा है तो बेकिंग में ऑब्वियस आंसर है। तो बेकिंग सोडे को बेकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं बेकिंग सोडे को? बेकिंग दूध में चीजों डाल को, देना ताकि दूध नहीं फटे। ये CO2 हाँ वो तो डाला जा सकता है, पर अगेन देखो इसका जो टेक्निकल रीजन है बेकिंग सोडे को खाने में यूज करने का, इज किसी भी चीज को स्पंजी बनाना। जैसे अपन केक या एक्सेट्रा बनाते हैं, वो स्पंजी बने, इसके लिए बेकिंग सोडा यूज होता है। तो बेकिंग सोडा जब तुम किसी चीज को खाने बनाने में डालोगे तो वो क्या करेगा, हीट करके, हाँ रसगुल्ले में डाल सकते हो, CO2 रिलीज करेगा। ये हवा की तरह CO2 निकलेगी, और वो हवा की तरह जो CO2 निकलेगी वो उस चीज में गैस बना देगी, पोर्स बना देगी। तो पोर्स बना देगी तो चीज फ्लफी हो जाएगी, है ना। अच्छा बेटा ऐसे मत करो, एक बार लिख दो, और आपने बात तो सही करी है बट बार बार नहीं टाइप करना, राइट। सो इस तरह से याद कर सकते हो आप कि NaCO3 क्यों बेकिंग सोडा, क्योंकि इसमें CO2 निकलती है तो बेकिंग के काम आता है। और वॉशिंग सोडा Na2CO3 थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा कि दोनों सोडियम के कार्बोनेट्स हैं, एक बाइकार्बोनेट है, एक कार्बोनेट है, राइट। ओवरऑल डन विथ कि अपन को जो नोट है उसको यूज करना है। अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का कार्बोनेट है तो हीट करने पे नहीं टूटेगा, और बाइकार्बोनेट तो टूट के कार्बोनेट बनाएगा। और ग्रुप 2 मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट टूट के ऑक्साइड एंड CO2 बनाएगा, है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें याद करते जाओ तो ओवरऑल अपन उसको रिएक्शन में यूज कर रहेंगे।
राइट, वापस एनालिसिस पे आते हैं, कोई एग्जांपल लेके एनालिसिस करके देखते हैं। क्वेश्चन करो एक, फाइंड मोल्स ऑफ, नहीं, फाइंड मास ऑफ रेसिड्यू left and volume of gas evolved at STP on strongly heating. 5 gram of CaCO3, 5 ग्राम CaCO3 को स्ट्रांगली हीट करने, ये रहा ना ग्रुप 2 के प्रोडक्ट, उसका ऑक्साइड और कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रुप 2 के कार्बोनेट से उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 5 ग्राम CaCO3 को स्ट्रांगली हीट करें तो पूरा CaCO3 खत्म होने के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू बचेगा, अब तुम्हें खुद फिगर आउट करना है क्या बचेगा, वो कितने ग्राम होगा, और CO2 गैस अगर बनेगी, यही वैसे भी ऊपर लिखा है, तो जो गैस बनेगी उसके मोल्स और नहीं उसका वॉल्यूम। सर वो मास ऑफ क्या है? रेसिड्यू। अभी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कुछ आपने, मोलर मास गलत निकाला शायद। कृष्णा आपने भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है दोनों जगह। नंदिनी का आंसर ठीक है और आदर्श का भी ठीक था, लिनिमा का भी ठीक है। आदर्श नहीं, जो पहले आंसर था वो सही था। हाँ, आदर्श का पहले वाला सही था, बाद में गलत। अथर्व कैलकुलेशन मिस्टेक, पीसी कैलकुलेशन मिस्टेक, अभिनव का ठीक है आंसर। विवेक, मैंने CO2 का मास नहीं पूछा। आदित्य कैलकुलेशन मिस्टेक। अमन गलत, तनिष्क गलत, तनिष्क का एक सही है एक गलत। देखो रिएक्शन क्या होगी, CaCO3 सॉलिड, हीटिंग फॉर्म्स CaO सॉलिड, ये होगा अपना रेसिड्यू, और ये CO2 जो होगी गैस। ये रिएक्शन हो गई, वैलेंस भी है ना। अब अपन इसमें देखो, हमको बोला है 5 ग्राम CaCO3, तो अपन इसका मोल, इसका जो अमाउंट है वो सीधा 5 लेंगे क्या, अपन इसके मोल्स लेंगे, है ना। क्या लेंगे, 5/100। मोलर मास 100 है, मैं 5/100 वैल्यू 0.05 भी लिख सकता हूँ, अदरवाइज 5/100 लिख दिया मोल्स। फिर सिंपल सा एनालिसिस, 1 मोल से 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, तो 5/100 मोल से CaO कितना बनेगा, 5/100, CO2 कितनी, 5/100।
इसमें तो अपन को ऐसे लिख लिख के यूनिटरी मेथड भी नहीं लगाना, क्योंकि इट्स वेरी इजी। ठीक है, कभी अगर उसमें नंबर्स बहुत खतरनाक आ जाए तो लगा दो, नहीं तो अगर इजी है तो सीधा भी कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट। तो अब ये जो रिएक्शन हुई जिसमें CaCO3 को हीट करा, तो रिएक्शन होने पे रेसिड्यू बचा क्या, रेसिड्यू क्या है, CO CO है ना। तो अपन को उसका मास बताना है। कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास, 2.8 ग्राम। गैस का वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम CO2 का कैसे बताते हैं, मोल्स इनटू 22.4, 2.8 ग्राम ऑफ CO and 1.12 लीटर ऑफ CO2। वॉल्यूम चेक करो, बहुत लोगों ने गलत निकाला है वॉल्यूम। मोल्स इंटू मोलर मास करोगे तो मास आ जाता है, मोल्स इंटू 22 पॉइंट करोगे तो वॉल्यूम होता है। चेक करो, क्लियर है सबको ये? सर yes sir सर एक बार 5/100 समझा दो। 5/100 समझा दो। यहाँ पे क्या बोला था, CaCO3 के नीचे लिखना है। रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नीचे जो अमाउंट है किस में लिखोगे, मोल्स। 5 जो है वो क्या है, सर ग्राम। रिएक्शन कैसे लिखी सर आपने? एक सेकेंड, 5 जो है वो क्या है, ग्राम। तो अपन मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्राम से। 5/100। हाँ सर समझा। जिस भी चीज को दे रखी हो 100 से डिवाइड कर दोगे क्या, नो सर। तो क्या करोगे, तुम समझे नहीं हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कैसे निकालते हैं मास से मोल्स, वाई मैप पढ़ा था। हाँ सर, सर वो 5/100 वो नहीं समझा था सर। वो 5 अभी क्वेश्चन में देखा 5 ग्राम था। नहीं तो ठीक है, पर 5/100 क्यों करा, 5/200 कर देते। बताओ, बोलो 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 जल्दी। हंस गए अब तुम, क्वेश्चन पूछ के आंसर करना पड़ेगा अब। मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास से, क्यों, सर गिवन मास अपन मोलर मास। तो 100 क्या है, मोलर मास। तो जल्दी बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, पहली क्लास में बैठे हो क्या आज। नहीं सर वो स्लो चल रहा डिवाइस था ना। कितना कितना स्लो, तुम स्लो चलते हो, नेट तो फिर भी ठीक है। कोई और पूछ रहा था कुछ, रिएक्शन पूछा था सर। ये लिख दिया, कार्बोनेट है, हीट करेंगे CO2, वही तो रिएक्शन है। से लिखना नहीं चाहिए ना सर? सर देंगे एग्जाम क्या? में ये रिएक्शन सर। रिएक्शन एग्जाम में आएगी कि नहीं लिखी, ये पूछ रहे हो? यस सर। अभी तो बेटा एग्जाम होगा नहीं होगा ये नहीं पता, तो पूछ रहे सर रिएक्शन रिएक्शन आएगी नहीं कि आती ना नहीं। सर, लिखना है सर कैसे क्या लेना है। मैं तुम्हें कितनी बार बता दिया कि तुम्हें जो भी रिएक्शन में क्लास में लिख रहा हूँ वो याद करना है। अब वो अगर लिखी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो याद कर लो, यस सर। है ना। अगर वो लिखी आ जाए तो अच्छा है, नहीं आती है तो याद करना है। यस सर। Find the volume of gas involved on heating 23 gram of KCl.
22.5 ग्राम पर केजी। आंसर तो काफी सारे आ रहे हैं। चलो देखें इसका है आंसर। अबीर का क्लोज आ रहा है आंसर, कीर्ति का भी क्लोज है, अभिषेक का सबसे क्लोज है बस। सर अभिषेक कौन, पाटीदार या चौहान? चौहान। पाटीदार ने आंसर ही नहीं करा। करा है। करा है क्या? यस सर। अच्छा, बस अभिषेक लिखा है ना बेटा पर तूने नाम, तो मुझे कैसे पता तू पाटीदार है? चलो लेट्स सी। 6.17, 6.2, 6.1 ऐसा आना चाहिए आंसर। कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, पर ठीक है, एग्जाम में भी आती है। KClO3 सॉलिड फॉर्म KCl सॉलिड। हाँ बोलो। तो मेरा आंसर और देख लो एक बार। अब तो बोल दिया, अब थोड़ी चेक करूंगा मैं। जब मैंने आंसर बोल दिया तो आंसर निकालने का टाइम खत्म। ये
2KClO3 2KCl3O2 ये अपन ने रिएक्शन देख ली। KClO3 39 35.5 एंड 48। KClO3 का मोलर मास आता है 122.5, मतलब KClO3 के मोल्स होंगे 22.5 अपॉन 122.5। सर पोटेशियम का 39 होता है ना? 39 सर क्लोरीन का 35। ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ये आ जाएंगे मोल्स। 2 मोल से 3 KClO3 के 2 मोल से 3। 1 मोल से कितना? 1 मोल KClO3 से कितनी ऑक्सीजन बनेगी? सर 3/2 into 22.5 upon 122.5। हाँ, 2 मोल से 3, 1 मोल से 3/2। इतने मोल से क्या? 3/2 इंटू 22.5 अपॉन 122.5। ये जो स्टेप है इसके मोल लिख पाना, ये अच्छे से करना है। ये यूनिटरी मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है। और पूरी स्टोइकोमेट्री में अभी के बाद से आगे तक यही करना है बस कि 1 मोल से कितना बनेगा निकालो, जितने भी मोल्स दे रखे हो उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मोल से 3 बनती है, 1 मोल से 3/2 बनेगा, तो 22.5 बाय 122.5 से 3/2 इंटू द नंबर मोल्स बन जाएगा। ये मोल्स आ गए। हाँ, एक बार ये बता दो 3/2 से मल्टीप्लाई क्यों करा सर, ये समझ नहीं आया मेरे को। ये कितने मोल है? सर ये 2। इससे कितना बनता है O2? 2 से, कोएफिशिएंट हाँ सर 3। 2 से कितना बनता है? 3। 1 से 3। कितना बनेगा? 1 से 2 से 3, 1 से 3/2। 3/2। 2 मोल से 3, 1 मोल से 3/2 हाँ और 22.5 हाँ बाय 1 हाँ आगे सर। 3/2 इंटू ये मोल्स ऑफ O2 हाँ। आ सर गए। 2KCl का सेम रहेगा ना? क्या? 2KCl का यही रहेगा सेम। 2KCl का क्या रहेगा? तो हाँ, 2KClO3 के मोल्स, 2KCl मत बोलो उसको, KCl बोलो बस। 2 तो कोएफिशिएंट है ना, तो वो नाम में नहीं लगाते अपन। KCl के मोल्स इतने ही आएंगे, पूछा नहीं है इसलिए नहीं लिखा मैंने, आएंगे इतने। 3/2 इंटू 22.5 बाय 122.5। तो इसमें सर ऐसा क्यों किया सर इसमें? कैसा? वैसे पहले सर क्वेश्चन में तो हम ऐसा करते थे ना सर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो सर मैंने वैसे करा था। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वही तो किया है। ना सर ये रिएक्शन मास है। दोनों के इसके मोल इस तरह लिखे। ऐसा अपन ने क्यों किया? ये सर हाँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए किया। मतलब मेरे को समझ नहीं आया तुम पूछना क्या चाह रहे हो। अरे सर ये है ना, ये आगे जो 3 लगा है ना 3O2, इससे कंफ्यूजन में आ गए सर ये। तो कोएफिशिएंट तो लगाएंगे ना बेटा। वही तो, इससे पहले वाले में सर 1 था तो वही आ गया था, इससे इनको पर कंफ्यूजन। मैंने तुमको अभी पिछला यहाँ पे क्वेश्चन यही वाला करके दिखाया था, वहां लिखा तो था ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे। तो 2 मोल से 3, 1 से 3/2 और अगर इतने मोल दे रखे हैं तो दिस इंटू 3/2। सॉरी, राइट, ये मोल आ गए। इससे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 22.4 से मल्टीप्लाई। और कैलकुलेशन इसमें अपन देख लेते हैं एक बार। तो 24.5 लेना था, जल्दी आ जाता आंसर, कोई बात नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 3/2 ये वाला जो पार्ट है, ये तो 3-4 नंबर डिवीजन कैलकुलेशन है, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो तो होती रहेगी। उसके अलावा जो अपन ने करा है वो समझ आया। ये जो मोल निकालना ये इम्पोर्टेंट है। ये मोल निकालना सबको समझ आ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यूनिटरी मेथड है। इसका एक तरीका और होता है, मैं अभी करके दिखा देता हूँ।
बट आपको इसको इस तरह से भी कर पाना है ना। एक तरीका और है, वो देख लो। तो जैसे सपोज मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं, ऐसे सिंपल ओरल एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज अपन को एक रिएक्शन दी है जिसमें अपन से बोला कि 2A से 3B और 4C बनता है, ठीक है। एग्जांपल 2A से 3B और 4C बनता है। तो अगर मेरे पास A के 10 मोल हैं तो B और C के मोल कितने बनेंगे? 10 मोल A से B और C कितना? सर 3/2 into 10 B के और 4 के 2 into 10 20। 420 बना 4। यस सर 2 into 10 कैलकुलेशन कर लो, पूरा 15 फाइनल and 20। आंसर। बी के 15 और 15 and 20। 15 and 20 15 and 20 सर। 15 Yes, sir. 20। देखो, यस सर 15 2 and मोल 20। से 3, 2 मोल से 3, 1 मोल से 3/2 और 10 मोल से 3/2 into 10। ऐसे ही 2 मोल से 4, 1 से 4/2 और 10 मोल से 4/2 into 10। तो ये 15, ये 20। सॉल्व करोगे 15, ये आ गए 20। ठीक है, ये इसको करने का एक तरीका है, पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ आया सबको 15 20 कैसे निकाला? यस सर। यस सर। सर अब दूसरा तरीका देखो इसका क्या है कि अगर मेरे से पूछा कि बताओ बी के मोल कितने, तो मैं सिंपल काम करूंगा, मैं बोलूंगा बी के मोल x। ठीक, और इस x को निकालने के लिए बी के मोल्स और a के कॉफिशिएंट और a के मोल्स और b के कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, मोल्स इनटू कॉफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर कर दो। 2x इक्वल 3 into 10। ठीक है, c के मोल्स कितने, y मान लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। y इंटू a का कॉफिशिएंट, y इंटू a का कॉफिशिएंट 2y और c 10। ये दूसरा तरीका है, मोल्स और कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है यूनिटरी मेथड लगाने में, तो मोल्स और कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सर उससे। ये 2a के नीचे जो 10 है जो वैल्यू, ये क्या है मतलब? ये गिवन है मोल्स। अच्छा सर। ये तो गिवन था, ये मैंने दिया था 10 मोल ए है, बाकी ये बी और सी निकाला। हाँ सर। गिवन वैल्यू है, मास दे रखा होगा उससे निकाल लेना, या सीधा दे रखा हो उससे कर सकते हो। गिवन वैल्यू है तो ओवरऑल। ठीक है, सो ये बेसिकली अपना स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस है। फिर बाकी ऐसा है कि सब जो अपन स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं वो इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, राइट। तो आज मैं एक शीट पोस्ट करूंगा, वो शीट स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस की नहीं है, वो कंसंट्रेशन टर्म की है। उसको अटेम्प्ट करना और मॉड्यूल से इलस्ट्रेशंस करना एक बार, 5, 6 और 7 इलस्ट्रेशंस, 5, 6 और 7 सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो बेसिकली। तो तुमको थोड़ा और अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस में क्या करना होता है, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? सर SW है क्या? 7 क्या? ये होमवर्क है क्या? हाँ होमवर्क है, होमवर्क। इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 और मैं एक शीट पोस्ट करूंगा। ठीक है ना? हाँ तो जैसे अपन इसको इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास अपना मेन रहता है, उसके बिना ये अपन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो सर न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे होता है? मास कंजर्व होके होता है उसमें भी। लेकिन उसमें मास तो कंजर्व नहीं होता ना क्यों? सर? कैसे एनर्जी कंजर्व नहीं? मास एंड एनर्जी दोनों कंजर्व होती हैं, है ना? मास एंड एनर्जी दोनों कंजर्व होती है, चार्ज कंजर्व होता है। और मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता?
ठीक है, वो बहुत वैसी न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो तब होता है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो इमिशन है वो भी आता है, उसमें ये चीजें कंजर्व रहती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करोगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो अपन न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो उसमें जो होगा वो वहां देखेंगे। सर सर हमने वहाँ पे नीचे 22.4 से इंटू क्यों किया है? वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मोल है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए। सर ठीक तो है, मतलब वो कहाँ से, क्या गिवन भी नहीं था? क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था, हमने मोल्स निकाल लिए और फिर उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट नंबर 4 लिखा है ना कि अगर वॉल्यूम बताना है तो मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोल्स पूछे होते तो ये रहा आंसर, वॉल्यूम पूछा है तो इसको 22.4 से और मल्टीप्लाई करना। सर तो 22.4 से हम करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, ऐसा है? हाँ बेटा, पॉइंट 4 में लिखवाया तो है मैंने, कन्वर्जन भी करना बताया है। यस सर। सर एक बार जैसे आपने वहाँ पे 10 का एग्जांपल देके क्या है, अगर जैसे यहाँ पे अपन को 22.5 गिवन दिया है तो वो यहाँ पे एक बार करके बता दीजिए। भाई यही तो करा है, 22.5 बाय 122.5, 2 से ये लिखा है, 2 से 3, 1 से 3/2, इसमें से 3/2 इंटू वो जो भी नंबर है। वहाँ 10 था, यहाँ पे ये नंबर है। थैंक यू इस सर। केस में 10 था, बाकी ये नंबर यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा है, पर जो भी हो ले सकते हो। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास किसका है? मैथ्स। मैथ्स। ठीक है, अभी तो सर आए नहीं है, ब्रेक ले लो तुम लोग, मैं सर को ट्रांसफर कर दूंगा जब वो आएंगे तो, ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा आदर्श बेटा, लेक्चर 5, 4, 6 नहीं आ रहा ना, चेक कर लूंगा मैं। सर सीट और आज ही क्या सर सीट आज ही डालेगा सर, कल टाइम नहीं मिलता है। शीट अभी पोस्ट कर दूंगा 5 मिनट बाद। सर सर ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग ने आईसीएसटी में गैर रूसेक लॉ में किए थे। क्या लॉ में? हाँ, गैर रूसेक लॉ में। ठीक है, क्या रखा नाम में? तो उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेविटी? ओके सर। ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ये लॉ में अपन मोल में एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, सेम चीज है। ओके सर। हाँ बेटा। सर वो असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन फर्स्ट वाला नहीं आ रहा था अभी, एक क्वेश्चन सेकंड, पढ़ो। हाँ बताओ क्या था? How many moles of SO2 contain the same number of atom as in 1 mole of CH4O? CH4O के जितने एटम्स हैं, वो SO2 के क्या पूछा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इट। ठीक है, देखो 1 मोल CH4O है ना अपने पास, है ना? 1 मोल CH4O, तो इसमें 1 into Na यानी NaCH4O के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक CH4O में कितने एटम है? 5 और 1 6, तो 6 Na एटम्स हो गए, है ना? SO2 में भी 6 into Na एटम होंगे। अब एक SO2 में कितने एटम्स है? 3, तो SO2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा 6 into Na/3, 2Na। और 2Na मतलब कितने मोल? बाय Na करो, Na से डिवाइड करो, 2 मोल। बस नंबर ऑफ एटम्स निकाले, यहाँ पे 6Na आए, वही एटम यहाँ बोल दिए। फिर एटम से मॉलिक्यूल निकाले, 3 से डिवाइड करा, 1 S 2 S,
3 से डिवाइड करा, ये मोल आ गए, ये मॉलिक्यूल आ गए, उसको Na से डिवाइड करते हैं। यस सर। सर वो पता नहीं चल रहा था 6 Na को 3 से डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक, समझ आ गया? यस सर आ गया। थैंक यू सर। ओके। सर मेरा एक डाउट था सर एक क्वेश्चन में। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 500 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो सर इसमें सॉल्यूट किसको लेना है प्योर वाटर में? फ्लूइड सॉल्वेंट दोनों पानी है। पानी ले लो, उसका ही मास निकालो, उसी के मोल्स निकालो, उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ये अपन स्पेसिफिकली वाटर में कर सकते हैं। तो 500 ग्राम पानी दे रखा है ना, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम 500 ml हो जाएगा। 500 ग्राम के मोल होंगे 500/18 और वॉल्यूम होगा 0.5। तो 500/18 यानी मोल्स अपॉन 0.5, ये अपनी मोलारिटी आएगी। 55.5 हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। अच्छा, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर असाइनमेंट 1 में सर कुछ 3 पार्ट थे सर, वो समझ में नहीं है। वैलेंसी वाला तो देख करना नहीं है अभी, वो अभी अपने काम का नहीं है। वैलेंसी के अलावा तो हाँ ओके सर, उसी में डाउट था। हाँ वो अभी नहीं करना, वो बॉन्डिंग सर एक सर ये कैल्शियम एसिटेट था सर, इसमें एसिटेट्स का कोई जनरल फॉर्मूला होता है सर? जैसे CH3CO माइनस CH3CO माइनस, अपन ने एसिटिक एसिड पढ़ा था ना, उसका आयन होता है ये एसिटेट। तो अगर इस पे -1 चार्ज है और कैल्शियम पे +2 है, तो ये 2 लो और इसके साथ लगा दो। ओके सर। ठीक है ना, चलो मैं सर को होस्ट बना दूंगा, सब सर आ जाएंगे। आ गए सर शायद। सर अरे सर। हाँ सर 2 मिनट के मैं दूसरी लॉगिन आईडी से आता हूँ, 2 मिनट। हाँ ठीक है, कोई ठीक है। ठीक है।